हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बायोडायवर्सिटी के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बायोडायवर्सिटी की स्तर क्या है, उसको मापन की विधियां कौन कौन सी है, उसके बारे में। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, मैं बताना चाहूँगा बायोडायवर्सिटी क्या होता है करके। तो हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उनके बीच में एक विविधता पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इसके बारे में सबसे पहले हमको रोजेन ने बताया था और विल्सन को इसका फादर अर्थात पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं बायोडायवर्सिटी के स्तर के बारे में बात करेंगे। इसके स्तर होते हैं 3 स्तर। कितने स्तर? 3 स्तर। पहला होता है आनुवांशिक स्तर। पहला आनुवांशिक, दूसरा प्रजातीय, तीसरा पारितंत्रीय अर्थात इकोसिस्टम। पारितंत्रीय। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके आनुवांशिक के बारे में। तो इसमें आपके जेनेटिक्स वाले आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही प्रजाति के चीजों में अलग अलग जेनेटिक्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं। कुत्ते में जैसे आपका पवेलियन डॉग होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, आपके बुलडॉग्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके आनुवांशिक के हिसाब से पहला है इसका एग्जांपल। दूसरा देखते हैं प्रजाति वाले। देखते हैं प्रजाति अर्थात अलग अलग जीवों की श्रेणियों में भी, जैसे कुत्ते हो गए अलग प्रजाति, बिल्ली हो गए अलग प्रजाति हो गए, मगरमच्छ हो गए, आपके मेढक हो गए, ये जीवों की प्रजातियां हो गए। तीसरा पारितंत्री अर्थात इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी पर्यावरण है उनके बीच एक तंत्र, एक निकाय के रूप में काम करता है, जिसे हम कहते हैं पारितंत्र अर्थात इकोलॉजी। इनके बीच में जो विविधता पाई जाती है इसको कहते हैं पारितंत्रीय विविधता। ठीक है, अर्थात बायोडायवर्सिटी। अब इनको मापन की 3 विधियां होंगी। कितनी विधियां होंगी? 3 विधियां होंगी। देखते हैं मापन की 3 विधियां। 3 विधियां। पहले विधि का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा, तीसरे का नाम है गामा। देखिए, पहले का नाम बताया मैंने अल्फा, दूसरे का नाम बताया मैंने बीटा, तीसरे का नाम बताया मैंने गामा। देखिए, आपके अल्फा के अंतर्गत जितने विविधताएं हैं प्राणियों में ये आ जाएगी। दूसरा बीटा में 2 बायोडायवर्सिटी के बीच जीवों की विविधता आएगी। और तीसरा है गामा। गामा में आपके समग्र टोटल जितने भी बायोडायवर्सिटी के बीच में विविधता है वो आएंगी। मैंने आपको बताया बायोडायवर्सिटी के स्तर के बारे में। सबसे पहले आनुवंशिकता अर्थात जो जेनेटिक्स के बेस पे होंगी, दूसरा प्रजाति अर्थात स्पीशीज के अंतर होंगे, तीसरा पारितंत्रिक अर्थात इसमें क्या होगा, परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम के बेस पे होगा। इसको मापन की मैंने 3 विधियां बताई। पहला बताया मैंने अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। देखिए, अल्फा मतलब क्या होगा, ये पारिस्थितिक तंत्र जो पाए जाते जंतु उनके बीच में विविधता होगा। दूसरा बीटा, बीटा 2 परितंत्र के बीच में विविधता होगा। तीसरा गामा। मापन की मैंने 3 विधियां बताई आपको, जिसमें पहला मैंने बताया अल्फा। अल्फा जो होते हैं जो प्राणियों में विविधता होगी। बीटा मतलब 2 परिस्थिति तंत्र के बीच विविधता होगी। तीसरा मैंने आपको बताया गामा। गामा में मैंने आपको बताया कि जितना पूरा होल बायोडायवर्सिटी उनके बीच में विविधता होगी, इसको हम कहेंगे गामा विविधता। चलिए इसके बाद कुछ फैक्चुअल डेटा पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अगर भी आए हुए हैं इनके बारे में बात करते हैं। चलिए एग्जाम फैक्चुअल डेटा चालू करते हैं। बायोडायवर्सिटी का संरक्षण 2 विधि से किया जाता है। पहला का नाम है इन सिटू, दूसरे का नाम है एक्स सिटू। चलिए देखते हैं। पहले का नाम है इन सिटू, पहले का नाम है इन सिटू, दूसरे का नाम है एक्स सिटू। इन सिटू के अंतर्गत प्राणियों का संरक्षण उनके आवास क्षेत्र में अंदर ही रहकर किया जाता है, अर्थात उनको अपने घर से बाहर नहीं निकाला जाता है
और एक C2 के अंतर्गत उनके आवास से उनको दूर ले जाकर नया घर दिया जाता है। इन C2 के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए आते हैं, ठीक है, आपके अभयारण्य आएंगी। अब बात करेंगे एक C2 की, तो इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे चिड़ियाघर, आपके बहुत सारे पार्क आ जाएंगे, जैसे आपके एक्वेरियम आ गए, मछली घर, एक्वेरियम अर्थात इसको बोलते हैं मछली घर। मैंने आपको बताया कि बायोडायवर्सिटी संरक्षण किया जाता है, उसकी दो विधियां हैं, पहला इन सिटू, दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू के अंतर्गत प्राणियों का संरक्षण उनके आवास के अंदर ही रहकर किया जाता है, जैसे आपके अभयारण्य हो गए, आपके देखिए आपके जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, बायो रिजर्व हो गए, आपके अभयारण्य। एक्स सिटू मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत उनके घर से दूर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, जैसे पार्क, जैसे एक्वेरियम अर्थात मछली घर। चलिए बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हम बात करते हैं हॉट स्पॉट का, देखते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ये आपका मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, ये हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि मतलब ये एक ना ऐसा क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जहां पे ना आपके जीवों की प्रजाति 1500 से प्लस होती है, जिनमें ना 70% से अधिक प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, जो उनका केवल 30% शेष है, ठीक है। अर्थात क्या है, ये रेड डेटा बुक में लिस्टेड होंगी, ठीक है, मतलब खतरे में होंगी, जो कभी भी नष्ट हो सकती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट, ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अगला मैं बात करूंगा टोटल विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, मैं बात करूंगा विश्व में टोटल है कितना, विश्व में और भारत में आपके 4, विश्व में है 36, ठीक। भारत के 4 के बारे में बात करेंगे, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए भारत के 4 में आपके पहले आएंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा सुंडा लैंड, चौथा इंडो बर्मा क्षेत्र। देखिए मैंने आपको बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हॉट स्पॉट के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको कहा कि हॉट स्पॉट ऐसी जगहों को कहा जाता है जहां पे आपके कुछ कंडीशन दिए गए कि वहां पे 1500 से अधिक जीव होने चाहिए, जिनका 70% आबादी खत्म हो चुका हो और केवल 30% शेष हो, ठीक है। विश्व में मैंने आपको बताया कितने हॉट स्पॉट है, विश्व में 36, भारत में है 4, ठीक। पहला है हमारा पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा सुंदरलैंड, चौथा इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा जो है भारत और म्यांमार के बीच क्षेत्र है, सुंदरलैंड जो है अंडमान निकोबार और मलेशिया के बीच का क्षेत्र है। कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी चैप्टर से चलिए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड शब्द किसने दिया, दूसरा इसके फादर कौन है, तीसरा इसका दशक, चौथा ये अधिकतम कहाँ होता है, विश्व में कहाँ है, भारत में कहाँ है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना शब्द इसको दिया था, बायोडायवर्सिटी को दिया था रोजेल ने, किसने दिया था, रोजेल ने। इसका फादर कहा जाता है विल्सन को, किसको, विल्सन को।
और जैव विविधता दशक है 2011 से 20। 2011 से 20 अधिकतम रहता है, ये कहाँ पे रहता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक। और विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेजॉन, विश्व में सबसे ज्यादा अमेजॉन में है, ठीक। ये कहाँ है? साउथ अमेरिका, कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। भारत में कहाँ है? भारत में शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ है दोस्तों? केरल में है। चलिए बात करते हैं, मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी परीक्षा से संबंधित है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शब्द दिया था बायोडायवर्सिटी रोजेन ने, दूसरा बताइए इसका फादर है विल्सन, तीसरा मैंने आपको तीसरा दशक है 2011 से 20, चौथा ये अधिकतम होता है कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, पांचवा विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाया जाता है अमेजन के वन में जो कि साउथ अमेरिका में है, और भारत में पाया जाता है शांत घाटी में, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में कभी आए हैं या कभी आ सकते हैं, जो कि आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे कि बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा देश कौन से देश में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाया जाता है। दूसरा मैं बात करूंगा इससे संबंधित प्रयास कौन कौन से किए गए। तीसरा मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत आने वाले चीजों के बारे में, जैसे कि आपका कोरल रीफ क्या है और कौन सी संधि हुआ इससे रिलेटेड। चलिए इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। देखिए आपके देश में आ जाएंगे, पहला में है ब्राजील, दूसरे में आपके आएंगे फिलीपींस, तीसरे में आ जाएंगे मलेशिया, चौथे में आ जाएगा इंडिया। मैंने आपको बताया चार देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाया जाता है, जिसमें पहला सबसे पहले ब्राजील, दूसरा फिलीपींस, तीसरा मलेशिया, चौथा इंडिया। अब बात करेंगे इससे जुड़े कौन से सम्मेलन हुआ, कौन से संधि हुआ। तो इसके सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था, सम्मेलन हुआ था आपका 1992 में, ठीक, जिसका नाम था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ये हुआ था। आपके कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक संधि हुई थी, जो कि आपकी संधि हुई थी 93 में, 29 दिसंबर 1993 में इससे रिलेटेड बायोडायवर्सिटी संबंधी संधि हुई थी आपकी, और जो रियो में सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे जो बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के बारे में, जैसे आपके कोरल रीफ हो गए, वेटलैंड हुए। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं। देखिए पहले आपके कोरल रीफ जो है ना, इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। इसका उपयोग ना विरंजक के रूप में होता है, किसके रूप में? विरंजक के रूप में, अर्थात डाई के रूप में होता है, ठीक है। चलिए ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक। और सबसे बड़ा बात करेंगे, सबसे बिगेस्ट है, ये है पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। बात करेंगे वेटलैंड का, वेटलैंड नम भूमि होता है, वेटलैंड नम भूमि होता है, जो कि आपकी जिसके अंदर आपकी आर्द्र भूमि संरक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए इसकी सूची मिलती है हमको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से। कहाँ से मिलती है? मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से, जिसके अंतर्गत टोटल इंडिया में है जगह, इंडिया में है 75, कितने हैं इंडिया में? 75, और टोटल वर्ल्ड में है 2464, ठीक, टोटल वर्ड्स में है। बात करेंगे
आपके इंडिया में कौन कौन से कुछ है जगह जिनको लिस्टेड किया गया है, जिसमें पहला आता है आपका केवलादेव। पहला आता है केवलादेव। केवलादेव है आपका राजस्थान में, इसको 1990 में लिस्ट में डाला गया। दूसरा बात करेंगे हम लोग लोकटक की। लोकटक झील है जो कि आपके है मणिपुर में, ठीक है। इसको 1993 में डाला गया। और एक अगला था चिल्का हमारा, जिसे अभी हाल में दो ही है, नोट करके लिखेंगे। चिल्का जो है ना, उसको डाला गया था 1992 में, लेकिन उसको आउट कर दिया गया 2002 में, सूची से हटा दिया गया। जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो एक नंबर के आपके व्यापम एग्जाम हो गए, सीजीपीएस एग्जाम हो गए, आपके एग्जाम में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ मतलब प्रवाल रीफ थी, इसका यूज करते हैं व्यंजन अर्थात डाई के रूप में व्हाइट करने में, ठीक। ये बना था कैल्शियम कार्बोनेट खोलकर चूने का। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। अब बात करेंगे वेटलैंड का। वेटलैंड क्या होता है, नम भूमि होता है। नम भूमि का सूची जारी करते हैं मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। इसके हिसाब से इंडिया में टोटल 75, वर्ल्ड में है 2464। और बात करें इंडिया में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केवलादेव, दूसरा नाम है लोकटक जो कि सूची में है। केवलादेव है आपके राजस्थान में, लोकटक है आपके मणिपुर में। केवलादेव को शामिल किया 1990 में अर्थात 1990 में, लोकटक को शामिल किया 1993 में, ठीक। अब बात करेंगे इससे पहले भी शामिल किया गया था किसको, चिल्का को। चिल्का को शामिल किया 1992 में, हटाया गया है 2002 में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। वेटलैंड का बात करेंगे तो इसमें आता है मैंग्रोव वन। क्या आता है, मैंग्रोव वन। और विश्व का बिगेस्ट मैंग्रोव वन है, इसका नाम है सुंदर वन। ये आपके वेस्ट बंगाल में, जो कि आपके वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। कुछ फैक्ट एंड फिगर की बात करने लेंगे जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले भारत में क्षेत्र है कितने, क्षेत्र है 10। बात करेंगे द्वार का, तो इसका द्वार है पूर्वी घाट या फिर पूर्वोत्तर घाट। क्या है, पूर्वोत्तर घाट। और बात करेंगे ये कहाँ संग्रह होता है, यह होता है पश्चिमी घाट में। कहाँ होता है, पश्चिमी घाट में। सबसे बड़ा की बात करेंगे तो यह आपका दक्कन, सबसे बड़ा है दक्कन, ठीक है। सबसे बड़े बात करिए दक्कन। मैंने आपको बताया क्षेत्र टोटल है 10। इसका द्वार है उत्तर घाट, संग्रह है पश्चिमी घाट, बड़ा है दक्कन। संस्था संस्था है IUCN, संस्था है IUCN, ठीक है। संस्था है हाँ, इसका संस्था मैंने आपको बताया था IUCN। अब बोलूंगा सबसे कम, सबसे कम, तो यह होता है आपके जो ध्रुवीय क्षेत्रों में है। कहाँ है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्योंकि ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, केवल वहां पाए जाते हैं बर्फ ही बर्फ, इसलिए इनका क्या बोलते हैं वो बायोडाइवर्सिटी वहां पे कम होएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया भारत में क्षेत्र कितने हैं, 10। द्वार कौन से है, गेट पूर्वोत्तर घाट, संग्रह मतलब भंडारा कहाँ होगा, पश्चिमी घाट। सबसे बड़ा कौन सा है, दक्कन। संस्था कौन सी है, IUCN। सबसे कम कहाँ होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में। आप इनको कॉपी में नोट कीजिए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप टेलीग्राम पे आप इसका नोट्स ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम में आपको नोट्स दे पिन आउट करा रहा हूँ, जिससे आप लोग टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
बायोडायवर्सिटी से संबंधित कुछ प्रयास किए गए, इनको देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रयास। पहला नाम था CBD अर्थात कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, ये हुआ आपके ब्राजील के रियो में। कब हुआ? 1992 में। ठीक, अब बात करें कितने देश ने भाग लिया? 192 ने, जिसमें से हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर नहीं किया इसमें अमेरिका और सूडान में। ठीक, फिर उसके बाद फिर संधि करना पड़ा। एक संधि हुआ आपका 29 दिसंबर 1993 में। देखिए, मैंने आपको बताया इसके अंदर प्रयास हुआ पहला CBD अर्थात कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि हुआ आपके ब्राजील के रियो शहर में, जो हुआ 1992 में, जिसमें 192 देश लगभग भाग लिए, जिसमें से भाग हस्ताक्षर नहीं किया जिसमें अमेरिका ने और सूडान ने, जिसकी संधि हुई 29 दिसंबर 1993 में। कुछ आगे और कुछ संरक्षण किए गए, उसके बारे में बात करना चलिए देखते हैं। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि आया आपके 2002 में। बायोडायवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। इसके अंतर्गत प्राधिकरण बनाया गया 2003 में, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है। और एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसका नाम कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये आया आपकी जनवरी 2000 में, जो कि अभी पेरिस शहर में हुआ। ठीक, पेरिस शहर में कार्टेजेना है, जिसका उद्देश्य था संरक्षण करना बायोडायवर्सिटी का और उसका उपयोग करना। और आया एक विश्व विरासत संधि 1972 में, जिसके अंदर बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के बारे में बताया गया। तो ये रहे आपके बायोडायवर्सिटी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा, जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। इसके नोट्स आप हमारे चैनल पे आप प्राप्त कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल में आपको वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसके नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ध्यान दीजिए। थैंक यू।